मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सिद्रा सईद, आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद सिद्रा। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। हम लोग जैसे कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम्स, तो उसमें से आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये एंजाइम अपना वर्क किस तरह से परफॉर्म करते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग इसे देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन से मतलब है कि हम लोग एंजाइम्स के कैटालाइसिस के प्रोसेस को देखेंगे कि एंजाइम्स के अंदर कैटालाइसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है, तो हम लोग इसके अंदर देखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एंजाइम्स अपने एक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं, तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, हम लोग जानते हैं कि एंजाइम्स अपने एक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं और एंजाइम ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट से ही जुड़ते हैं जिसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जो कि उस एंजाइम्स को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होते हैं एंजाइम्स को। प्रोटीन जैसे कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, तो इसका मतलब कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो ये भी स्पेसिफिक किस्म के अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं जो इसे ख़ास शक्ल सूरत प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और एंजाइम्स स्पेसिफिक किस्म के सबस्ट्रेट से जुड़कर उन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ना कि अदर टाइप्स के सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जुड़ते हैं और उन्हें प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एंजाइम्स जैसा कि स्पेसिफिक किस्म के सबस्ट्रेट से जुड़कर उन्हें प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ना कि अदर किस्म के। जैसे कि एंजाइम्स, फ़र्ज़ करो कि हमारे पास एक एंजाइम है जिसकी शक्ल सूरत ऐसी है। अब 2 किस्म के सबस्ट्रेट देख लो, एक इस किस्म का सबस्ट्रेट है और दूसरा इस किस्म का सबस्ट्रेट है। तो अब यहाँ पर ये जो एंजाइम होगा किस सबस्ट्रेट के साथ सही से जुड़ेगा, इस सबस्ट्रेट के साथ या इस सबस्ट्रेट के साथ। एंजाइम्स इस सबस्ट्रेट के साथ सही से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा, ना कि इससे। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंजाइम्स अपने एक्शन के लिहाज से भी स्पेसिफिक होते हैं और वो स्पेसिफिक किस्म के सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर ही प्रोडक्ट बना दे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल दी थी कि स्टमक के अंदर डिफरेंट किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि अपने वर्क के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं। लाइपेज एंजाइम जैसा कि जो स्टमक के अंदर होता है वो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, और उसके अलावा अमाइलेज एंजाइम जो कि स्टमक के अंदर होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। और प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिन एंजाइम स्टमक के अंदर मौजूद होता है। पेप्सिन एंजाइम सिर्फ प्रोटीन्स को ही डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, ना तो वो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ हो सकता है और ना ही कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ हो सकता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंजाइम्स अपने एक्शन के लिहाज से भी स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक किस्म के सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करते हैं, और ये प्रोटीनिक नेचर होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन जैसे कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, तो इसी तरह से एंजाइम्स भी अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं जो कि इसे 3 डायमेंशनल शेप प्रोवाइड कर रही होती है। इसके बाद हम लोग देख लें तो चेन ऑफ एंजाइम, जैसा कि अब ये चेन ऑफ एंजाइम कैसे होता है। चेन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स एक चेन की शक्ल में काम कर रहे होते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के साइकिल चल रहे होते हैं, यानी कि प्लांट्स के अंदर जैसे कि डार्क रिएक्शन होता है और लाइट रिएक्शन चल रहा होता है, और एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे चल रहा होता है, क्रेब्स साइकिल चल रहा होता है, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो अब इनके अंदर जो एंजाइम्स यूज हो रहे होते हैं, तो एक एंजाइम का सबस्ट्रेट दूसरे एंजाइम्स का प्रोडक्ट होता है। कैसे? एक एंजाइम का सबस्ट्रेट दूसरे एंजाइम्स का प्रोडक्ट बन रहा होता है, दूसरे एंजाइम्स का प्रोडक्ट उससे अगले एंजाइम्स का सबस्ट्रेट बन रहा होता है। जैसा कि ये देख लें कि ये एक एंजाइम का सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर फर्स्ट एंजाइम एक्शन करता है। E1 से हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एंजाइम होता है वो इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है और इसे कन्वर्ट कर देता है इनटू द प्रोडक्ट के अंदर। अब ये फर्स्ट एंजाइम्स का ये प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन सेकंड एंजाइम क्या करेगा, इसी प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा, अपने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसे हम लोग ए का नाम दे दें, इसे हम लोग बी का नाम दे दें, तो इसे सी का, कि जो एंजाइम 2 है वो इस
E1 के प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट के तौर पर यूज करके उसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह जो एंजाइम री है वो क्या करेगा कि सेकंड एंजाइम्स के प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर यूज करेगा और उसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से ये एक सीरीज की शक्ल में जारी रहते हैं कि एक एंजाइम्स का सबस्ट्रेट दूसरे एंजाइम्स का प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरा एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ करता है। तो इसी तरह से अब जो इस एंजाइम्स का प्रोडक्ट बना है वो E4 जो एंजाइम होगा एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ करेगा और अपना प्रोडक्ट बना देगा। ऐसे भी होता है कि जब एक सीरीज कंप्लीट हो जाती है, जो एंड प्रोडक्ट बन जाता है वो फर्स्ट एंजाइम भी फिर उसे एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि जो फर्स्ट एंजाइम होता है वो एंजाइम 4 के प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ कर सकता है। इसी तरह जो एंजाइम 4 होता है वो क्या करता है, वो फर्स्ट एंजाइम्स का जो सबस्ट्रेट होता है उसे भी यूज़ कर सकता है और उससे प्रोडक्ट बना सकता है। इसी तरह से ये रिएक्शन जारी रहता है। इसी तरह जो फर्स्ट एंजाइम्स का सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम 4 भी यूज़ कर सकता है, यानी कि एक एंजाइम के प्रोडक्ट को दूसरा सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ करेगा और इसी तरह से एक चेन की शक्ल में एंजाइम वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसा कि हम लोग देख लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जैसे कि एनिमल्स के अंदर होता है, उसमें क्या किया जाता है कि पहले ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू द ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो ग्लूकोज होता है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर, और इस तरह ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। अब क्या होगा कि जो ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ कर रहा होगा, जो यहाँ पर फर्स्ट एंजाइम यूज़ होगा, जैसे कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम से यूज़ होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है, वो ग्लूकोज को एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ करके उसने बना दिया है ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब इस ग्लूकोज 6 फास्फेट को यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा वो क्या करेगा, इस ग्लूकोज 6 फास्फेट को जो कि हेक्सोकाइनेज का ही प्रोडक्ट होता है उसे कन्वर्ट कर देगा अपने प्रोडक्ट के तौर पर और खुद हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स के प्रोडक्ट को यूज़ करेगा एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर। और इसी तरह से ये अमल जारी रहेगा कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट को आगे फिर मजीद प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और इस तरह से ये अमल जारी रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंजाइम्स एज अ सीरीज की शक्ल में वर्क करते हैं, एज अ चेन की शक्ल में अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अब किस तरह से बनते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ऐसा कि मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि एंजाइम्स स्पेसिफिक किस्म के सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड होता है और जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है वो स्पेसिफिक होती है फॉर द स्पेसिफिक किस्म के सबस्ट्रेट के लिए। अब ये हम लोग एक एंजाइम ले लेते हैं, फर्ज करो कि ये एक एंजाइम है, तो ये एंजाइम एक स्पेसिफिक किस्म का सबस्ट्रेट आएगा जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल इसी तरह से मिलती जुलती होगी इस एंजाइम्स के साथ। तो ये सबस्ट्रेट आएगा सिर्फ एंजाइम के साथ बाइंडिंग कर सकेगा, अदरवाइज कोई भी सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साथ बाइंडिंग नहीं कर सकेगा। अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये एंजाइम्स मिला क्या हुआ कि एक्टिव साइट एक्टिव हुई जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया जिसे हम लोग ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन ये
थोड़े टाइम के लिए ये ताल्लुक बरकरार रहता है और उसके बाद फौरन ही ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है इनटू द प्रोडक्ट के अंदर। जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो एंजाइम्स वैसे का वैसे रहता है, एंजाइम्स के अंदर कोई तब्दीली कुछ नहीं आती, एंजाइम्स अपनी असली शक्ल सूरत के अंदर ही रहते हैं। जो सबस्ट्रेट होता है वो तब्दील हो जाता है इनटू द प्रोडक्ट के अंदर। अब ये प्रोडक्ट बन चुका है और ये एंजाइम वैसे का वैसे रह गए। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एंजाइम्स अगेन एंड अगेन यूज हो सकता है कि एंजाइम जिस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है उससे ही स्पीड अप करता है, उस रिएक्शन के अंदर खुद यूज नहीं हो जाता बल्कि खुद वैसे का वैसा बरकरार रहता है अपनी असली शक्ल सूरत के अंदर। इसके अंदर कोई भी तब्दीली वगैरह कुछ नहीं आती, तो एंजाइम्स को अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एक्टिव साइट्स के कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव साइट कि एक्टिव साइट्स अब किन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं कि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड जो सब यूनिट होता है उससे मिलकर बनी होती है। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन की शक्ल में अरेंज होते हैं। वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो फोल्ड एंड रीफोल्डिंग होती है उसकी, जिसकी मदद से एंजाइम्स को एक प्रॉपर 3D शेप प्रोवाइड कर रही होती है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि अरेंज होती है, रिफोल्ड होती है, इसकी फोल्डिंग होती है, जिसकी मदद से एंजाइम बन जाता है जो कि प्रोटीनिक नेचर होता है। तो एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होती है वो भी दरअसल क्या होती है कि वो भी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, वो भी अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है। तो ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, ये भी अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और ये एक्टिव साइट क्या करती है कि एक्टिवेट करती है एंजाइम्स को। एक्टिव साइट उस एंजाइम को इस काबिल बनाती है कि ये एंजाइम अब किसी भी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होने के काबिल है। ये जो एक्टिव साइट होती है वो प्लेस प्रोवाइड करती है एंजाइम्स को जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर जुड़ेंगे। इसी एक्टिव साइट को मजीद 2 कंपोनेंट्स के अंदर, 2 रीजन के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्टिव साइट को, एक तो बाइंडिंग साइट के अंदर डिवाइड किया जाता है बाइंडिंग साइट, और दूसरा इसी एक्टिव साइट को डिवाइड किया जाता है कैटालाइटिक साइट में। तो बाइंडिंग साइट जो कि रिकॉग्नाइज करती है सबस्ट्रेट को, क्योंकि स्पेसिफिक किस्म का सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साथ जुड़ता है। जब रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है स्पेसिफिक किस्म के सबस्ट्रेट को और वो आकर इस एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाता है, उसके बाद एक्टिव हो जाती है ये कैटालाइटिक साइट। ये कैटालाइटिक साइट क्या करती है कि कैटालाइसिस का प्रोसेस करती है। इसमें ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देती है इनटू द प्रोडक्ट के अंदर। ये सब कुछ कौन कर रही होती है, ये दरअसल कैटालाइटिक साइट कर रही होती है जो कि कैटालाइसिस का वर्क परफॉर्म कर रही होती है, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देती है इनटू द प्रोडक्ट के अंदर। ये तो होते हैं कंपोनेंट ऑफ एक्टिव साइट। यहाँ तक कुछ समझ ना आए और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।